इंडियन आर्मी के लिए अभी 50,000 नए बुलेट प्रूफ जैकेट्स को खरीदने का फैसला किया गया है। एक टॉप रशियन ऑफिशियल के मुताबिक चाइना की तरफ से शुरू से ही भारत के साथ S-400 डील को ना करने के लिए और भारत को S-400 सिस्टम को सप्लाई ना करने के लिए रशिया पर प्रेशर डाला जा रहा था। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चाइना की तरफ से मिलिट्री प्रिपरेशन करना शुरू किया जा चुका है और अंत में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी इंडोनेशिया, वियतनाम और भारत में अपनी ओवरसीज मिलिट्री बेस को बनाने का प्लानिंग किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से ट्रिब्यून न्यूज की तरफ से पब्लिश किए एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी लगभग 50,000 नए बुलेट प्रूफ जैकेट्स को खरीदने के लिए एक प्रपोजल को तैयार किया गया है और इसको खरीदने की प्रक्रिया को आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर शुरू किया जा सकता है और उम्मीद है कि जून तक इसके लिए एक फॉर्मल RFP को इशू किया जाएगा, जिसमें 12 से 24 महीने का टाइम दिया जाएगा, जिसमें सभी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने के बाद इसकी ट्रायल वगैरह कंप्लीट की जाएगी। अब सभी को पहले से ही पता होगा कि अभी इंडियन आर्मी के लिए जितने भी नए बुलेट प्रूफ जैकेट्स को खरीदा जा रहा है उन सभी में 7.62 mm की स्टील कोर बुलेट्स को रोकने की क्षमता होनी चाहिए और इसको आप अभी इंडियन आर्मी की स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट मान के चल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो आतंकवादी होते हैं वो स्टील कोर बुलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और बैटलफील्ड में जो नॉर्मल असॉल्ट राइफल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो भी मैक्सिमम इसी स्टैंडर्ड के होते हैं। ये जो नए जैकेट्स खरीदे जाने वाले इनकी वजन लगभग 10 kg से कम होना चाहिए, क्योंकि जितने हेवी होते जाएंगे इसका हमारे जवानों की मोबिलिटी के ऊपर असर पड़ने वाला है। साथ ही इसमें कम से कम 3 एडिशनल पाउच होना चाहिए, जिसमें 3 मैगजीन को कैरी किया जा सकेगा और इसके साथ एडिशनल अटैचमेंट को भी कैरी करने के लिए इसमें स्लॉट होना चाहिए। अभी कुछ इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की तरफ से भी अपने अपने बुलेट प्रूफ जैकेट को डेवलप किया जा रहा है, जो कि इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ ही कुछ ही दिन पहले DRDO की तरफ से भी एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को डेवलप किया गया था, जिसका वजन लगभग 10 kg से नीचे था और इसको भी 7.62 mm की स्टील कोर बुलेट को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। अब बुलेट प्रूफ जैकेट्स की कमी तो हमको 2009 से ही चलता आ रहा है और 2009 में सबसे पहले लगभग 3,53,000 से भी ज्यादा ऐसे बुलेट प्रूफ जैकेट को खरीदने के लिए एक टेंडर को फ्लोट करने की बात की गई थी, जिसको अभी तक फाइनल नहीं किया गया था। और उसके बाद फिर 2018 में ऐसे 1.86 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट को खरीदने के लिए एक फॉर्मल ऑर्डर को प्लेस किया गया था और अभी इसी साल फरवरी तक बताया गया था कि जो 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट को ऑर्डर किया गया था उसमें से 1 लाख जैकेट पहले से इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जा चुका है। अगला अपडेट S-400 सिस्टम को लेके, कल ही हमने इसके बारे में बात किया था कि S-400 सिस्टम आगे चल के भारत के लिए कितना अहम भूमिका निभाने वाला है और इनकी डिलीवरी हमें इसी साल की नवंबर से शुरू होने वाला है। इसी बीच भारत की लगभग 100 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर को अभी रशिया भेजा गया है, जहां पर उनको अभी S-400 सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है। रशिया की तरफ से बताया गया कि भारत को डिलीवर किए जाने वाले S-400 सिस्टम को अभी मैन्युफैक्चर करने के बाद इनकी कई प्रकार की टेस्टिंग किया जा रहा है, साथ ही इनकी प्रोडक्शन भी अभी किया जा रहा है। अभी रशिया का कहना है कि भारत और रशिया की जो क्लाइमेट कंडीशन है उसमें काफी अंतर है, तो इसी वजह से अभी भारत की वेदर कंडीशन के हिसाब से S-400 सिस्टम को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। अब सबको पता होगा कि रशिया मेनली एक ठंडा इलाका है जहां पर नॉर्मली कोल्ड वेदर कंडीशन रहते हैं, पर अगर भारत की बात करें तो भारत में जब इन सिस्टम को डिप्लॉय किया जाएगा तो इनको हिमालयन रीजन में कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन का सामना करना पड़ेगा, तो राजस्थान में हॉट वेदर कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से भारत को डिलीवर किए जाने वाले S-400 सिस्टम को भी डस्ट और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में टेस्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। दूसरी तरफ अभी रशिया की तरफ से यह भी बताया गया कि भारत को S-400 सिस्टम को सप्लाई करने को लेकर चाइना की तरफ से पहले से ऑब्जेक्शन किया जा रहा था और शुरू से ही चाइना की तरफ से इस बात का विरोध किया जा रहा था कि भारत को S-400 सिस्टम को सप्लाई ना किया जाए। लेकिन रशिया के मुताबिक भारत और रशिया के फ्रेंडशिप इससे काफी ऊपर है और ना तो भारत ने यूनाइटेड स्टेट की प्रेशर में आके S-400 सिस्टम की डील को कैंसिल किया था और ना ही रशिया की तरफ से चाइना की प्रेशर में आ गया था और रशिया की तरफ से अभी तक इस बात को सीरियस भी नहीं लिया गया था, जिस वजह से आज तक इस बात को पब्लिसिटी नहीं मिल पा रहा था कि चाइना अभी भारत को S-400 सिस्टम को ना देने के लिए रशिया को प्रेशराइज कर रहा था। अगला अपडेट चाइना को लेके, आप सभी जानते हैं कि इजराइल और फलस्तीन के बीच अभी जंग जैसे हालात चल रहे हैं और अभी इजराइल रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लगता है और इजराइल की तरफ से लगातार हमास के ऊपर काउंटर अटैक किया जा रहा है और इससे अभी लगभग 200 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है
और ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर ये जंग जारी रहता है तो इससे काफ़ी सारे लोगों की जानें जाने वाली है। दूसरी तरफ अगर ईस्ट साइड की बात करें तो चाइना की तरफ से भी ताइवान के ऊपर कब्जा करने के लिए तैयारी शुरू कर दिया गया है। हाल ही में चाइना की तरफ से कुछ वीडियोज को रिलीज किया गया था, जिसमें चाइना की तरफ से काफी बड़ी स्केल की एम्फीबियस ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा था। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि जो एक्सरसाइज किया गया था ये कहां पर किया गया था, लेकिन ये साफ हो चुका है कि इसको ताइवान पर कब्जा करने के लिए चाइना कर रहा था। हाल ही में जापान और यूएस की तरफ से फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया गया था। तो अभी चाइनीज डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस ड्रिल को चाइना की तरफ से स्पेशली ताइवान को लेके आगे चल के होने वाली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को ध्यान में रखकर किया गया था। साथ ही ताइवान के अलावा अभी साउथ चाइना सी में और भी कई सारे ऐसे आइलैंड हैं जिसको लेके चाइना और अलग अलग देशों के बीच मतभेद चल रहा है। तो अभी इसको लेके भी चाइना की तरफ से फ्यूचर में भी ऐसे लार्ज स्केल ऑपरेशन को करने की बात की जा चुकी है और फ्यूचर में चाइना साउथ चाइना सी रीजन में मौजूद छोटे छोटे आइलैंड के ऊपर लार्ज स्केल एम्फीबियस ऑपरेशन को करने वाला है, जिससे आगे चल के तनाव बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है। और इसके साथ ही चाइना भी इन छोटे छोटे आइलैंड में मिसाइल्स को तैनात करने के साथ साथ आर्टिलरी मूवमेंट करने वाले एक्सरसाइज को भी कंडक्ट करने वाला है, जिससे साफ होता है कि आगे चल के चाइना सीधे तौर पर ताइवान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करने वाला है। अगला अपडेट इंडो पैसिफिक को लेके, जैसे कि अभी चाइना को इंडो पैसिफिक में काउंटर करना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है और चाइना अभी सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि यूएस के लिए भी खतरा बन चुका है। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इंडो पैसिफिक में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए चाइना के दुश्मन दोस्तों की तलाश किया जा रहा है और एक तरीके से उनको इकट्ठा करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी तो क्वाड को भी रिफॉर्म करने के लिए काफी कोशिश किया जा रहा है, जिससे स्पेशली चाइना को एम करके तैयार किया जा रहा है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट की तरफ से बताया गया कि इंडो पैसिफिक रीजन काफी बड़ा एरिया है जो कि यूनाइटेड स्टेट के मेन लैंड से काफी दूर है, जिस वजह से यहाँ पर रेगुलर ऑपरेट करने के लिए यूएस को एक बहुत बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी इंडो पैसिफिक रीजन में अपने कुछ ओवरसी बेसेस को बनाने का फैसला किया गया है। इसके लिए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी अलग अलग साउथ एशियन नेशन की ट्रस्ट को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है और मेनली यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडिया और वियतनाम जैसे देशों में अपने नए बेस को बनाने का प्लान किया जा रहा है। अटलांटिक काउंसिल की तरफ से अरेंज किए गए एक वेबिनार में बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट आर्मी की तरफ से अभी इन सभी देशों के साथ बेहतर रिलेशन को मेंटेन करने की कोशिश किया जा रहा है। और इंडोनेशिया में तो अभी यूनाइटेड स्टेट की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत होने लगा है, क्योंकि यूएस अभी इंडोनेशियन आर्मी को ट्रेनिंग देना शुरू कर चुका है और साथ ही वहां पर अपने कुछ लॉजिस्टिक यूनिट को भी सेटअप कर चुका है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी अपनी मरीन यूनिट्स को भी इंडो पैसिफिक रीजन में कहीं पर रिलोकेट करने का प्लान किया जा रहा है। और भारत में भी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एक बेस को बनाने का प्लानिंग किया जा रहा है, लेकिन भारत में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से किसी भी बेस को बनाना इतना आसान नहीं होने वाला है। पर इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिर वियतनाम जैसे देशों में यूनाइटेड स्टेट आगे चल के जल्दी अपनी बेस को सेटअप करने वाला है। अगला अपडेट कश्मीर को लेके। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से टर्की इधर उधर की बातों में अपना दिमाग काफी लड़ाने लगा है, जैसे कि नुक्कड़ में बैठ के गांजा फूकने वाले या ताश पत्ते वगैरह खेलने वाले लोग आपको हर गांव में मिल जाएंगे। तो इनका कुछ स्पेसिफिक काम धंधा होता नहीं है या फिर शाम तक अपने सारे काम निपटा के आ जाते हैं और खाली टाइम में बैठ के या तो पत्ते खेलते रहते हैं या फिर गांजा वगैरह फूकते रहते हैं। और फिर नशा होने के बाद पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, शर्मा जी की बेटी किसके साथ रात भर छत पर बैठ के बातें कर रही है या फिर किसका बेटा किसकी बेटी के साथ मार्केट में घूम रहा था, ये सब बातें करते रहते हैं, जिसका इन लोगों के साथ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कोई भी लेना देना नहीं होता। ठीक वैसे ही टर्की की तरफ से अभी हर मामले में अपना नाक घुसेड़ने का कोशिश किया जा रहा है। आप सबको पता होगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो लड़ाई चल रहा था उसमें टर्की की तरफ से किस तरीके से हस्तक्षेप किया गया था और अभी फलस्तीन को लेकर भी टर्की की तरफ से खुले तौर पर समर्थन किया जा रहा है। लेकिन टर्की अभी फलस्तीन में अपनी आतंकवादी फोर्स को नहीं भेज पा रही और इसी वजह से टर्की की तरफ से अभी इंटरनेशनल फोर्स को वहां पे भेजने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो इन्हीं सब बातों से आगे चल के भारत को काफी खतरा होने वाला है, क्योंकि कश्मीर को लेके भी टर्की हमेशा से ही भारत का विरोध करता आ रहा है और पाकिस्तान का समर्थन करता आ रहा है और फ्यूचर में कश्मीर को लेकर होने वाली कोई भी इशू में ये भारत के लिए खतरा बनने वाला है। अब ऑफिशियली अगर ओआईसी की बात करें तो ओआईसी के काफी सारे ताकतवर मेंबर जैसे कि सऊदी या फिर यूएई जैसे देश के साथ भारत के काफी अच्छे रिलेशन है, जो कि अभी वक्त के साथ साथ काफी बेहतर बनते जा रहे हैं। तो इनकी मौजूदगी में ओआईसी में इंटरनेशनली टर्की भारत पर कोई प्रेशर नहीं डाल पाई। लेकिन ये बात हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से पहले भी बताया जा चुका है कि टर्की की तरफ से भी नेपाल में अलग अलग एनजीओ के नाम पे सीरियन रिबेल को आके रखने की कोशिश किया जा रहा है।
जिनको आगे चल के कश्मीर के लिए होने वाली कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाले हैं। और इस चीज से भारत को आगे चल के सतर्क रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी भी कश्मीर को लेकर जंग हुआ तो इसमें भारत के सामने सिर्फ चाइना और पाकिस्तान नहीं बल्कि टर्की से भी भारत को खतरा होने वाला, क्योंकि वहां पर टर्की एक इनविजिबल फोर्स की तरह पाकिस्तान की मदद करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।